On Saturday, June 7, 2025, in the municipality of Yumbo, located in the department of Valle del Cauca in Colombia, a metallic-looking sphere was recorded for the third time, levitating at a very low altitude over a sugarcane cultivation area. What is surprising about this case is that this new evidence is similar to the Buga sphere that was recorded on April 7. According to the information, हम लोग की परवरिश ऐसे हुई है ना कि हमें स्कूल में कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि क्वेश्चंस करो, जिसके आंसर पता है, क्या पता वो आंसर ठीक ना हो, पर आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मेरा पहला एक क्वेश्चन खुद से हमेशा ये रहा है कि इतने लाखों साल बीत गए इस धरती को, इतने हजारों साल बीत गए ह्यूमैनिटी को, क्यों कभी भी किसी को अपनी लाइफ का रियल पर्पस पता नहीं चला? अनुनाकीस कौन थे? 3600 ईयर्स के बाद अनुनाकीस वापस क्यों आते हैं? क्या जो टेक्नोलॉजी मिली है कोलंबिया में मार्च में बूगा स्फीयर, क्या वो टेक्नोलॉजी एक हिंट है कि अनुनाकीस वापस आने वाले हैं? क्या वो धरती पे नजर रख रहे हैं उसकी प्रेजेंट कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इकोनॉमी, वॉर, ग्रोथ, मेंटालिटी आने से पहले क्या वो प्रिपेयर हो रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए? क्या ये बूगा स्फीयर जो कोलंबिया में मिला है, क्या ये इसी बात का सबूत है कि जो टेक्नोलॉजी हम सोच रहे हैं हमने एडवांस बनाई है, एआई, एमएल, क्वांटम एआई, हम सोच रहे हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है? ह्यूमन बीइंग जिसको एडवांस समझ रहे हैं, क्या वो पास्ट में और भी ज्यादा एडवांस थे? क्या अनुनाकीस हमारी धरती पे नजर रख रहे हैं वापस आने से पहले? क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है? क्वांटम रेजोनेंस क्या है? क्वांटम एआई क्या है? ऐसी चीज जिस पे पानी डालो तो वो पानी को इवेपोरेट कर दे रही है, ऐसा मेटल, लेकिन वो कहीं से कनेक्टेड नहीं है और छूने पे वो ठंडा है। ऐसी कौन सी चीज है जो अपने ही वेट को दुगना कर लेती है अपने ही सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली, दैट टू मेटल, नॉन लिविंग थिंग? ऐसी कौन सी चीज है जो डेड पड़ी हुई थी बूगा नाम के गांव में कोलंबिया में, और ऑल ऑफ सडन जब संस्कृत के वर्ड्स चैंट करे गए तो उसमें जान आ गई? अंटार्कटिका में क्या सच में एनर्जी वेपन्स हैं? अंटार्कटिका अभी तक अनएक्सप्लोर्ड क्यों है? जब दुनिया का पहला मैप सामने आया तब उसमें अंटार्कटिका का कोई भी वर्णन नहीं था, अंटार्कटिका का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, पर उससे पहले जो मैप्स हमें मिले अकॉर्डिंग टू दी आर्कियोलॉजिस्ट एंड प्रूफ्स, उससे पहले के मैप्स में अंटार्कटिका को कैसे दिखाया गया मैप्स में, अगर पहले की टेक्नोलॉजी आज से एडवांस नहीं थी? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं, पर सबका जवाब एक ही है, गोल्ड। तो चलो जानते हैं ये बूगा स्फीयर जैसी जो क्वांटम एआई, क्वांटम रेजोनेंस, क्वांटम इमोशन, ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान समझ ही नहीं पा रहे, बड़े बड़े साइंटिस्ट समझ ही नहीं पा रहे, इसके पीछे का राज क्या है? क्या ये अपने फाइबर ऑप्टिक्स के जो इसके अंदर होल्स पाए गए, इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स है, क्या ये हमारी इंसान की इंफॉर्मेशन इंटरगैलेक्टिकल स्पेस किसी प्लैनेट पे ट्रांसफर कर रही है? क्या अनुनाकीस अपना छोटा सा यंत्र धरती पे छोड़ के चले गए या भेज रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हमारी इंफॉर्मेशन मिल रही है एंड दे आर गेटिंग प्रिपेयर फॉर दैट? लेट्स नो, लेट्स स्टार्ट। यिन यान की थ्योरी चाइनीज माइथोलॉजी में, चाइनीज रिलीजन कल्चर में लाखों साल पुरानी है। और रिसेंटली साइंटिस्ट ने पहली इमेज क्वांटम इंटैंगल्ड फोटॉन्स की रिलीज करी है, जो आप स्क्रीन पे भी देखोगे यहाँ पे, जो अब जाके हम डिपिक्ट कर पाए हैं पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन में कि यिन यान की तरह क्वांटम इंटैंगलमेंट दिखता है। तो ये पॉसिबल कैसे है? लाखों साल पहले क्या उन्हें ये पता था? टेक्नोलॉजीज क्या लॉस्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी बिकॉज ऑफ इंटरगैलेक्टिकल वॉर्स दैट हैपेंस इन द यूनिवर्स, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे वेदास में भी है। दिस इज सो अमेजिंग, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस, वी हैव टू टॉक अबाउट एवरी पॉइंट जो अभी मैंने बोला है। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मम्मी पापा को बिठाओ, उन्हें दिखाओ, बहन भाई को बिठाओ, दिखाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बिठाओ, दिखाओ, और बताओ उन्हें कि ये सारी चीजें धरती पे एग्जिस्ट करती हैं और हो रही हैं, पर हमें पढ़ाई नहीं जा रही। रिसर्च करो इस पे। आज मेरी 5 से 6 साल की रिसर्च एक सिंगल वीडियो में आप सबके लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करो एंड लाइक एंड कमेंट कि आप लोगों को क्या इसके अलावा भी बहुत कुछ पता है, सो दैट वी कैन बिल्ड अ कम्युनिटी टू डिस्कस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग हियर। आज दिमाग के घोड़े बहुत तेज दौड़ने वाले हैं, बल्कि उड़ने वाले हैं। कम से कम 5-6 सालों से इस चीज के पीछे पड़ा हुआ हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये सही है या नहीं है, क्यों ये बातें उठ रही है हमारी पूरी दुनिया में, और फाइनली मार्च में जाके ना इसका बहुत खतरनाक प्रूफ मिलता है।
आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इवेंट की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, साइंटिस्टों को, हमारी खोज को, नासा को, बड़े बड़ी जो हमने इन्वेंशन करी आज तक, सबको हिला के रख दिया है। जो भी हमारी ग्रेविटेशन को लेकर थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर थ्योरी थी, जो भी हमने अभी तक अचीव किया था साइंस के फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, वो सब उसने हिला कर रख दिया। मेरे मन में एक लाइन आई, एज आई बीइंग अ रैपर एज वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्फीयर, बूगा स्फीयर, जो कि कोलंबिया के अंदर एक बूगा नाम का एक विलेज है, उधर मिलता है। मार्च 2025 रिसेंटली उसका नाम रखा है बूगा स्फीयर। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आई डोंट नो वो एलियन टेक्नोलॉजी है या क्वांटम एआई टेक्नोलॉजी है, वो हमारे ग्रेविटेशन के लॉ को, हमारे कोई भी ह्यूमन के बनाए हुए या फिर अर्थ के लॉ को, जिसको हम फॉलो करना पड़ता है हमें, कुछ चीज गिरेगी तो नीचे जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, राइट, वो फॉलो नहीं कर रहा है। और वो चीज एक स्फीयर है जिसका कोई भी छोर नहीं है, मतलब कहीं से वो कंस्ट्रक्ट किया गया हो तो कोई एक एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज अमेजिंग। गूगा ने हमारी नई टेक्नोलॉजी पे थूका। जहां हम बड़ी बड़ी बातें सोच रहे थे कि हमने ये अचीव कर लिया, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं, हम इतना प्राउड फील कर रहे थे बीइंग ह्यूमन बीइंग एज अ रेस कि हम पता नहीं कहां ही जा रहे हैं, चांद पे, मार्स पे। एंड देन सडनली एक इवेंट ने पूरी हिस्ट्री, पूरा फ्यूचर, पूरा प्रेजेंट बदल दिया। तो कहते हैं जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होता है वो कभी भी खराब नहीं होता, इट्स नेवर लॉस्ट। जो इंफॉर्मेशन आपके पूर्वजों से चलती हुई आ रही है वो आपके फ्यूचर तक जाएगी, बट डीएनए के अंदर वो एनकोडेड होगी। सो जब मैंने खुद को ट्रेस किया कि मेरा सरनेम कालिया है, मेरे दादीमा बाबूजी लाहौर से आए थे, मुझे पता चलता है कि माय डीएनए डेट्स बैक टू इराक। ठीक है, एंड इराक को आज की डेट में तो आप इराक बोल रहे हो, बट पहले इराक का नाम था मेसोपोटामिया। एंड जब मेसोपोटामिया के बारे में सुनता हूँ या मैं ऐसी चीजें पढ़ता हूँ तो मेरे को ना रिसर्च करने का मन करता है। मे बी समथिंग दैट इज एनकोडेड इनटू माय डीएनए एंड आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट दैट। हो सकता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका डीएनए, आप यहाँ बैठे हो सकते हो बट हो सकता है देश के किसी और कोने से आया हो, राइट। अब तो डीएनए के टेस्ट भी होते हैं, थोड़े कॉस्टली है बट आप करवा सकते हो। एंड व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट मेसोपोटामिया, मेरे को ये जानने को मिला कि मेसोपोटामिया की ना अभी भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन इन अ फॉर्म ऑफ क्यूनेफॉर्म टैबलेट्स अवेलेबल है ब्रिटिश के म्यूजियम में, जिसके अंदर स्टोरी है नोहाज आर्क के बारे में। सेम स्टोरी है हमारी मनु के बारे में, जहाँ पे मत्स्य अवतार में विष्णु जी आके मनु को बचाते हैं और बोलते हैं प्रलय आने वाली है, एक बोट बनाओ। सेम स्टोरी है नोहा की। नोहा को भी बोट बनाने के लिए बोला गया था और सारे जानवरों को भरने के लिए बोला गया था, इंसानों को, जैसे कि धरती वापस से शुरू हो सके। सेम कहानी हमारी द्वारका की भी है, सेम कहानी अटलांटिस की भी है। अब अटलांटिस को अगर आप गूगल अर्थ पे सर्च कर रिसर्च स्ट्रक्चर के नाम से गूगल पे, तो आपको एक मैप दिखेगा जिसके अंदर एक गोला सा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज और छोटे 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 रिवर्स, नदियों का वहां पे एक एनग्रेव्ड मैप है। क्या लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस वो है या फिर द्वारका है? हिस्ट्री बहुत कुछ कहती है बट डिकोड करना इतना आसान नहीं है। एंड जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी मेसोपोटामिया के बारे में, बिब्लिकल टैबलेट्स के बारे में, मुझे पता चलता है कि हमारे क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम 2 में, ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 2023 के पेयर में। एप्स के अंदर 48 है। 46 क्रोमोसोम्स में से क्रोमोसोम नंबर 2 में छेड़छाड़ करी गई थी लाखों साल पहले, दैट इज 4 लाख ईयर्स अगो, जब अनुनाकीस धरती पे आए थे फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई मेसोपोटामियन टैबलेट्स, दैट इज नोन एज इमराल टैबलेट्स, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मेसोपोटामियंस यूज्ड टू वर्शिप अ गॉड और गॉड्स जिन्हें वो अनुनाकीस बोलते थे, एनलिल एनकी, सन ऑफ अनु। एंड उन्होंने ही अपनी सारी नॉलेज उन्हें ट्रांसफर करी थी कि खेतीबाड़ी कैसे करनी है, टेक्नोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, कैलेंडर क्या है, सिविलाइजेशन कैसे बनानी है, कॉलोनीज कैसे बनानी है। उसके अंदर ही लिखी है नोहा की कहानी। अब नोहा को वो लोग नोहा बोलते हैं, बट नोहा को हम यहाँ मनु बोलते हैं, हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में, वेदास में, पुराण में, विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है। और बाकी जगह इसके अलग अलग नाम है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बहुत तगड़ी मैपिंग करी है, ठीक है, ये देखो, बहुत रिसर्च करी है इसके ऊपर, पूरी कहानी, पूरी स्टोरी बताऊंगा विद प्रूवन रिकॉर्ड जो मिले हैं। अनुनाकीज ऑल्सो नोन एज गॉड्स, और एलियंस और गॉड्स जिनको आज हम पूछते हैं क्या वो एलियंस थे, वो मल्टी यूनिवर्स ट्रैवल कर सकते थे, उनके प्रूफ भी मिले हैं, जस्ट लाइक गूगल स्फीयर जो अभी के अभी हमें कोलंबिया में मिला है, जो क्रैश करा है। जस्ट टू गिव यू थोड़ा बहुत हिंट, छोटा मोटा हिंट दूंगा, फिर गूगल स्फीयर पे आएंगे। तो कोई जियाजुड्रा बोलता है नोहा को, कोई मनु बोलता है, कोई उटना पिस्टिम बोलता है, ठीक है। अब बाइबल, बिब्लिकल स्टोरी से पहले जब ये टैबलेट्स, इमराल टैबलेट्स बनी थी, जो कि 4400 साल पहले का एग्जिस्टेंस है मेसोपोटामियन टैबलेट्स की, उसमें नोहा की आर्क के बारे में बताया गया है। सोच के देखो आप, कहानियां सारी सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। ऐसा कहा जाता है, एक बुक है एरिक डॉन वेनेगन की, चैरियट्स ऑफ द गॉड, मैंने पढ़ी थी 4-5 साल पहले।
अबाउट अनुनाकीस, सुपर एस्ट्रोनॉट्स और गॉड और एलियंस कि 3600 साल के बाद, 3600 ईयर्स के बाद एक प्लैनेट निबिरू प्लैनेट वापस आता है अर्थ पे, अनुनाकीस वापस आते हैं मल्टी यूनिवर्स ट्रैवल करके टू सी गोल्ड एक्सट्रैक्शन का काम कैसे चल रहा है, क्योंकि देयर इज अ स्टोरी इन टैबलेट्स, क्यूनेफॉर्म टैबलेट्स, वो लोग सिलेंडर्स सील से अपनी लैंग्वेजेस को एनक्रेव करके उन्होंने रखा होगा, और उस वो ओरिजिनल टैबलेट्स भी मिली हैं जो ब्रिटिश के म्यूजियम में रखी हैं कि अनुनाकीस विल कम बैक टू सी कि काम जो हमने क्रिएशन करी है, दैट इज ह्यूमन बीइंग, वो चल कैसे रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, क्या वो गोल्ड एक्सट्रैक्शन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और आपको पता ही आज के डेट में कोई भी कंट्री जो सबसे ज्यादा गोल्ड होल्ड करती है वो सुपर पावर है। तो आज भी पूरी दुनिया गोल्ड के पीछे क्यों पड़ी है, सोच के देखो आप, ऐसा क्या है। एवोल्यूशन की एक कहानी है, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें कहा गया कि हम बंदरों से इवॉल्व हुए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बंदरों से इवॉल्व हुए तो सारे बंदर इवॉल्व क्यों नहीं हुए, और वो बंदर कहाँ है जो इवॉल्व हुए थे, क्या सारे बंदर इवॉल्व हुए, तो अभी भी बंदर क्यों बचे। पर देयर इज अ क्रैक इन हिज थ्योरी एंड प्रूवन क्रैक कि ह्यूमन बीइंग्स वर जेनेटिकली डिजाइन्ड बाय अनुनाकीस। कैसे, उनका एक प्लैनेट था टियामाट जो कि डिस्ट्रॉय हुआ था गैलेक्टिकल वॉर्स में, जो हमारे हिंदू उपनिषद में, पुराणों में भी लिखा है कि देवता और असुरों के बीच में स्वर्ग में लड़ाई हुई थी, और बाकी के ग्रीक गॉड्स की भी कहानियां हैं, अगेन सेम कहानी, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट गॉड्स। एंड जब प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुआ था तो उनको अपने प्लैनेट को उनका एक मून था निबिरू, जो उनका सोर्स ऑफ ट्रांजिशन था। जैसे हमारा एक प्लैनेट है मून, मून क्या करता है, उसकी एनर्जी से सुनामी आती है, उसकी एनर्जी से मूड स्विंग होते हैं, ऐसे उनका भी निबिरू था। अब जब टियामाट डिस्ट्रॉय हुआ, उसके इन्वायरमेंट को वापस से बनाने के लिए उनको गोल्ड चाहिए था। गोल्ड कहाँ था, अर्थ पे था, तो वो अर्थ पे आए गोल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए, पर इतने छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में, फ्रेगमेंटेड क्वांटिटी में गोल्ड था कि वो गॉड्स ये काम नहीं कर सकते थे, ना डेमी गॉड्स कर सकते थे। तो पहले गॉड्स ने क्या किया, अनुनाकीस ने क्या किया, डेमी गॉड्स को काम पे लगाया। जब डेमी गॉड्स भी थक गए, एंड इसके पीछे पूरी कहानी है, अनु, एनकी, एनलिल, ये अनु के दो बेटे थे, एनकी एंड एनलिल, जो एनलिल और एनकी जब धरती पे आए थे, वहां से भी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, उसकी सेपरेट कहानी बनाऊंगा, अनुनाकीस आल्सो नोन एज गॉड्स। बट जस्ट टू गिव यू जिस्ट, दे क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि लेबर इतना ज्यादा था कि वो उतनी लेबर गॉड्स एंड डेमी गॉड्स नहीं कर पा रहे थे, अनुनाकीस, एनलिल और एनकी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक रेस बनाई, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन बीइंग्स फॉर द लेबर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, ठीक है। और वो चले गए, जब उन्होंने वापस आके देखा तो उन्होंने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा एडवांस हो गए यार। एंड ये भी आपके टैबलेट्स में, इमराल टैबलेट में, टैबलेट ऑफ व्हाट, लेट मी रिमाइंड अगेन, एक टैबलेट है जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है, ठीक है, दैट इज टैबलेट ऑफ शमाश। मैं फोटोज लगा दूंगा, आप देखो इधर, तो एक गॉड बैठा है शमाश, एंड नीचे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एंड वो कुछ इंस्ट्रक्शन पास कर रहा है। अब टैबलेट ऑफ शमाश में ये दिखाया गया है कि एक राजा था जिसका नाम था नेबूचडनेजार सेकंड, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया था दैट वाज नोन एज टावर ऑफ बेबल। वो इतना बड़ा था कि जब अनुनाकीस वापस आके देखते हैं, दे गेट फ्राइटेंड कि भाई ह्यूमन बीइंग्स तो बहुत ज्यादा एडवांस हो रहे हैं। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने हमारे क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बीइंग्स के क्रोमोसोम्स में रिस्ट्रिक्शन लगा दी। सो आपके क्रोमोसोम के जो एंड के पार्ट होते हैं उसमें टेलोमीर होता है, टेलोमीर को क्रोमोसोम्स के जो दो हिस्से होते हैं उस पर कैप कर दिया, और वो केपिंग को टेलोमीर बोलते हैं। सो पहले दे यूज्ड टू लिव लाइक 7000 ईयर, 5000 ईयर्स। अब उनका ये मानना था अनुनाकीस का, एलियंस का, गॉड का, जिसको हम गॉड कहते हैं, कि अगर ये इतनी जल्दी एडवांस होंगे तो हमारी तो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, दे फेल्ट थ्राइटेड। तो उन्होंने क्या किया, केपिंग कर दी हमारे डीएनए के अंदर, जेनेटिकली इंजीनियर, जो कि आज बायोलॉजिकल साइंटिस्ट प्रूफ के साथ बोलते हैं कि यस वी क्रोमोसोम 2 में जेनेटिकली इंजीनियर्ड। एंड उन्होंने हमारी एज को 120 ईयर्स के लिए कैप कर दिया कि 120 साल के ऊपर ये लोग नहीं जिएंगे, क्योंकि अगर जिएंगे तो ये एडवांस ही होते जाएंगे। और व्हाट दे डिड, उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को कैटेगराइज कर दिया विद डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग जगह पे, सो दैट वी कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली एंड कैन नॉट पास द इन्फॉर्मेशन आराम से। ये सब लिखा है बिब्लिकल टैबलेट में, ठीक है, क्यूनेफॉर्म्स टैबलेट्स में, जो कि मेसोपोटामियंस छोड़कर गए हैं, एंड एवरीथिंग इज रिटन। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट एपिसोड बनाऊंगा, बट लेट्स कम बैक टू द बूगोस्फीयर। नाउ बूगोस्फीयर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आज साइंटिस्ट पता ही नहीं कर पा रहे। ये हमारे कोई भी ग्रेविटेशन के लॉ को, एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लॉ को, कोई भी जो भी लॉ हमने बनाए हैं, टेम्परेचर के लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा। सो बूगा नाम का एक ना विलेज है कोलंबिया में, मार्च 2025 में एक ऑर्ब गिरती है जमीन पे, और वहाँ के लोकलाइट्स देखते हैं उसको, घर लाते हैं, एंड दे से कि ये जो ऑर्ब है, जो मुझे याद है सीएनएन पे खबरें भी आ रही थी 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कि वो पहले दुबई में देखा गया, फिर वो इराक में देखा गया, फिर वो ईरान में देखा गया, फिर वो यूएसए के आसपास देखा गया। तो वो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, एंड वो फुटेजेस में भी आया है। तो सीएनएन पे ना बड़े बड़े जो आपके एयर मार्शल्स हैं, जो गैलीलियो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो यूएपी यूएफओस की इन्वेस्टिगेशन साइटिंग्स पे काम करती है, यूएस की एक एजेंसी है, द ब्लू बुक प्रोजेक्ट करके, आई गेस, उसमें गैलीलियो प्रोजेक्ट में है। तो उन्होंने सीएनएन पे आके बोला है, आप देखोगे यूट्यूब पे सब दिख जाएगा, कि यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं।
ऑर्ब को देखा गया है और 1-1.5 साल के बाद वो ऑर्ब कैलिफोर्निया में बूगा नाम के एक विलेज में गिरता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है बूगा स्फीयर। अब कोई भी चीज बनती है तो उसका एंड और स्टार्ट तो होता ही है, बट इसमें कोई वेल्डिंग ही नहीं है, ना एंड है ना स्टार्ट है, एकदम प्लेन है। एक चिप लगी है बीच में, दैट इज कनेक्टेड टू 16 स्फीयर्स, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड होता है उसकी तरह। 3 लेयर से बना है। अभी तक ये पता चला है कि वो टाइटेनियम का भी हो सकता है, उसमें अलग अलग अलॉयज भी हो सकते हैं, और वो अलॉयज कैसे हैं, कौन सा मेटल है, वो धरती पे लोगों को पता ही नहीं है। सो सबसे जो टफ मेटल है धरती पे इंसानों के लिए, दैट इज स्टील और हार्डन स्टील, जो कि 300 BH होता है। BH क्या होता है? हार्डनेस मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है, बर्नील्स हार्डनेस करके बोलते हैं उसको, BH। और इस बूगा स्फीयर का जो हार्डनेस मिला है दैट इज 330 BH। सोचो, लाखों साल पहले हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि इतनी हार्डन मटेरियल और मेटल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो तो हमने बनाया है। तो ये बूगा स्फीयर 330 BH का कैसे है? अनएक्सप्लेनेबल। इसके अंदर से ऑप्टिकल फाइबर्स मिले हैं, जिससे ऑप्टिकल फाइबर की ओपनिंग है, एंड ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर किस लिए यूज होते हैं? टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। तो क्या अनुनाकीस आज भी हम पे नजर रख रहे हैं? क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली एलियन टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी ऑफ गॉड्स जो आज हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये आज भी हम पे नजर रख रहे हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ रही है विदाउट एनी प्रोपल्शन, कैसे? क्या ये फ्लक्स टेक्नोलॉजी है, फ्लक्स एनर्जी है, जिसके बारे में टेस्ला हम सबको बताना चाहता था? 3609 का सीक्रेट जो यूनिवर्स में होल्ड करता है, वो पूरी यूनिवर्स के सीक्रेट को क्रैक कर सकता है। दिस वाज सेड बाय टेस्ला। द पर्सन हु होल्ड्स द सीक्रेट ऑफ 369 कैन डिकोड द होल यूनिवर्स। 1 घंटे में 60 मिनट, 6 + 0, 1 घंटा 24, 1 दिन 24 घंटा, 2 + 4 6। त्रेता युग, कलयुग, सतयुग, द्वापर, आप सबकी कैलकुलेशन कर लो, सबका सुपरफिशियल नंबर 3609 ही आता है। ऐसा क्यों? स्टॉक मार्केट का अगर फिबोनाची टूल लगाओगे तो भी 3609 के लेवल पे जो गोल्डन रेशियो है 1.6 बेसिकली, मार्केट सारे 3609 के लेवल को रिस्पेक्ट क्यों करता है? पैसा, मनी, बिजनेस, ट्रेडिंग, रिस्पेक्ट 3609 लेवल से फिबोनाची टूल। मार्केट वैसे ही मूव करता है, ये ट्रेडर्स को पता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को पता है, हमें पता है, जो जो ट्रेडिंग जाते हैं उन्हें पता है। ऐसा क्यों? फ्लक्स एनर्जी क्या होती है? आपके आसपास हवा है, पानी है, ग्रेविटी है, ये सब एनर्जी है। जब आप इनको यूज करके उसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, तो आपकी एनर्जी का जो सोर्स है वो अनलिमिटेड है। एंड जब आपका एनर्जी का सोर्स अनलिमिटेड है तो आप मल्टीपल गैलेक्सीज ट्रैवल कर सकते हो। क्या यही टेक्नोलॉजी अनुनाकीस, गॉड्स, एलियंस यूज कर रहे हैं टू ट्रैवल मल्टी यूनिवर्स? और क्या उसी का हिस्सा टेक्नोलॉजी का बूगा स्फीयर हमारी धरती पे गिरा? हाई प्रोबेबिलिटी। और गिरा कैसे? सो बेसिकली हवा में लेविटेट कर रहा था, हाई टेंशन वायर से टकराया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोचा हुआ और वो धरती पे गिरा। वहां के लोकलाइट्स ने बताया कि जब उन्होंने उसे उठाया था वो 2.5 से 3 किलो का था, और आज उसका वेट डबल हो गया ऑटोमेटिकली। कोई भी नॉन लिविंग थिंग का वेट डबल कैसे हो सकता है? अगर आज मैं ये बुक जो वेट करूंगा और इसको ऐसे ही रखे रहने दूं 100 साल तक, तो भी इसका वेट ऑलमोस्ट इतना ही होगा, अगर इसमें डिके नहीं हुआ है। सरप्राइज। अंदर एक बूगा स्फीयर के अंदर 18 छोटे छोटे स्फीयर है, एंड सिंस मार्च टिल नाउ उसमें से एक स्फीयर ने 3 मिलीमीटर शिफ्ट किया अपने आप। एंड वुड यू बिलीव दैट बूगा स्फीयर इज responding टू अवर संस्कृत चैंट्स, ओम भूर्भुवः स्वः यदा यदा हि धर्मस्य। जब उसके सामने इंचैंट किया गया तो उसने फ्रीक्वेंसीज इमिट करी है। और हम सबको पता है तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन संस्कृति रिलीजन है सनातन धर्म, जिसके अंदर संस्कृत बोली जाती है, और वो संस्कृत से इफेक्ट हो रहा है, संस्कृत को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे बात कर रहा है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहली बार पता चल रही है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट भी बनाने वाला हूँ। एक वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है, मुझे बहुत कुछ पता है। सेकंड पार्ट विल बी अनुनाकीस एके गॉड्स इन द स्टोरी ऑफ निबिरू। क्या 3600 साल के बाद जब निबिरू प्लैनेट वापस आता है धरती पे, जिसमें अनुनाकीस दे आर ट्रैवलिंग, क्या प्रलय आती है? त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग अगर आप कैलकुलेट करोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से कलयुग 4,32,000 साल का है, और 1 साल अकॉर्डिंग टू द अनुनाकीस और 1 डिवाइन ईयर इन मेसोपोटामियन, जो हमें क्यों ने टैबलेट्स मिली है उसमें लिखा हुआ है, ये जो ब्रिटिश म्यूजियम में है, 1 साल इक्वल टू 3600 ईयर्स। अगर आप 120 को मल्टीप्लाई करो 3600 से तो 4,32,000 साल आता है, जो कि कलयुग है। तो क्या ये धरती 120 बार बर्बाद हुई होगी या होगी? बिकॉज जब भी निबिरू प्लैनेट हमारे पास आता है, यू कैन सी युग चेंज हो जाते हैं, ट्रांजिशन हो जाता है, प्रलय आ जाती है। एंड एवरीबडी नोज नाउ, और जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, जहाँ पे आज हमारे ओशन है वहाँ पहले डेजर्ट हुआ करते थे, और जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे ओशन हुआ करते थे। तो ये जो एंटी पोलराइजेशन की वजह से डिजास्टर आता है, प्रलय आती है, क्या ये जब आती है जब 3600 साल के बाद निबिरू प्लैनेट वापस आता है धरती पे?
और हमारे ग्रेविटेशन फोर्स को रिवर्स कर देता है, हाईली पॉसिबल। Stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Stated that the government. You'll see it come through the top of the screen. There it goes. And then the camera will slew to follow it. This newly declassified U.S. government video of a UAP, or Unidentified Anomalous Phenomenon, was filmed by a military drone in the Middle East in 2022. UAPs are more commonly known as UFOs. This is essentially all of the data we have associated with this event from some years ago. That is an unresolved case we are still studying. The director of Pentagon's new All-Domain Anomaly Resolution Office, the AARO, कोलंबिया का साइंटिस्ट है लुइस वेलेक्विस, रेडियोलॉजिस्ट है। जब सीटी स्कैन और रेडियोलॉजी करके उसने पता किया तो उसको 3 लेयर मिली, उसके अंदर स्फीयर मिले, ऑप्टिकल फाइबर्स मिली टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू द आउटर वर्ल्ड। एंड जब उस पे पानी फेंका जा रहा है तो पानी इवेपोरेट कर रहा है, इसका मतलब वो गर्म होना चाहिए, पर जब हाथ लगाया तो वो ठंडा था। हमारे कोई भी धरती के लॉ को, ह्यूमन फिजिक्स को कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है ये स्फीयर। क्या ये क्वांटम या ये? एक बात होता है कि हम जो सोचते हैं ना कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हम एडवांस हैं, एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं। ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के फेस पे ये एक बहुत बड़ा तमाचा है कि हम शायद अभी बहुत पीछे हैं अपने ही हिस्ट्री से, जिसको आज हम कह रहे हैं कि वी आर इनटू द प्रेजेंट एंड गोइंग टू द फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पास्ट में भी थी और हमसे ज्यादा एडवांस थी, तो क्या हम अपने पास्ट से भी ज्यादा पास्ट में जी रहे हैं? कैलाश टेम्पल, पेरू, माचू पिचू, स्टोनहेंज, अगर आप सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट करो, माचू पिचू से, स्टोनहेंज से कैलाश टेम्पल तक, कैलाश टेम्पल से नॉर्थ पोल तक, नॉर्थ पोल से स्टोनहेंज तक 6,666 किलोमीटर ही होती है, इक्विवेलेंट। माउंट कैलाश को एक्सेस मुंडी बोलते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ और मे बी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हाउ इज दिस पॉसिबल? हमारे इंडिया के अंदर ही लाइन से लैटिट्यूड पे, ऑन अ सिंगल लैटिट्यूड, हमारे शिव टेम्पल्स हैं, डिफरेंट शिव जी के टेम्पल्स हैं ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड। जब धरती पे जीपीएस नहीं था, तब भी कैसे इंसानों ने और मे बी अनुनाकीज ने सीधी लाइन पे 79.06 समथिंग लॉन्गिट्यूड पे कैसे बना दिया सारे टेम्पल एक लाइन पे? अगर मैं टेम्पल से आपको नाम बताऊं, क्योंकि बहुत सारे मुझे याद नहीं है। केदारनाथ, कालेश्वरम, श्री कालाहस्ती, कांचीपुरम में एक है एकम भरेश्वरा, जम्बुकेश्वरा, अना मलयाली, नटराजा, रामनाथा स्वामी। ये सारे के सारे 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कैसे बना दिए जब जीपीएस भी नहीं था? तो क्या हमसे बहुत सी चीजें छुपाई गई हैं? क्या हमसे हिस्ट्री में चीजें जानबूझ के जुटलाई गई हैं? ये सारे जो फेक फैक्ट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री है ना और एवोल्यूशन है, ये बूगास्फीयर ने डिबंक कर दिया। देश के सारे साइंटिस्टों को विदाउट एनी रिलीजन यूनाइट कर दिया है टू अंडरस्टैंड कि ये चीज है क्या। इस पे जो सिंबल्स हैं, जब एआई के थ्रू पता किया गया है सिंबल्स के बारे में, तो AI was not able to tell completely 100% श्योर कि भाई ये जो सिंबल्स हैं कैसे रिलेट करते हैं। कभी कहती है ये मेसोपोटामियन है, कभी कहती है आर्केडियन है। तो सिंबल्स को भी डिकोड नहीं कर पाया है कोई भी लैंग्वेज। जैसे नाग लिपि, जब मैं हिमाचल गया था, जीडी में एक टेम्पल है शिव जी का, और ऊपर छत पे एक लिपि लिखी हुई थी, वो आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। नाग लिपि कोई पढ़ ही नहीं पाया है। तो क्या ये वही है? यू नेवर नो। जब श्री यंत्र से इसको कंपेयर किया गया हमारे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म के श्री यंत्र से, देन वी गॉट टू नो कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं ये कोइंसाइड कर रहे हैं श्री यंत्र से। एंड जब इसके सामने चैंटिंग हुई ओम भूर्भुवः स्वः यदा यदा ही धर्मस्य, तो इसकी एनर्जी में फ्लक्चुएट हुआ, इसने अपनी एनर्जीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशंस, वाइब्रेशंस इमिट करी। हमारे पूर्वज हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में संस्कृति तो बोला करते थे, संस्कृति तो मेन लैंग्वेज थी। क्या संस्कृत थी एलियंस की लैंग्वेज? या जिन्हें हम गॉड कहते हैं, क्या वो सुपर एस्ट्रोनॉट थे? मैंने बुक पढ़ी थी चैरियट्स ऑफ द गॉड बाय एरिक डॉन मैरिगन। इसके अंदर बहुत कुछ लिखा था, 6 से 7 साल पहले मैंने पढ़ा था। इसको भी मैं, इस पे भी बुक बना, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अनुनाकीज एके गॉड्स और एलियंस एंड द निबिरू प्लैनेट। पर इस डिस्कशन को मैं यहीं तक रखता हूं।
एंड टू एड अप टू दिस डिस्कशन, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो पंचभूत टेम्पल बोलते हैं, जो कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, स्पेस, जिसको ईथर भी बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है व्हेन यू गो टू द टेम्पल, जो कि 79 डिग्री ईस्ट पे लॉन्गिट्यूड पे शिव जी के टेम्पल्स बने हुए हैं, ये वो रिप्रेजेंट करता है। सो कैलाश टेम्पल जो बना है, 2 लाख टन का मलबा जब कोई हटाएगा तो डेब्रिस कहीं तो मिलेगी, वो आज तक नहीं मिली। क्या वो ब्रह्मास्त्र की मदद से बनाया गया था? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन तो हमें आता है, बट आज भी न्यूक्लियर फिजन नहीं आता। स्टोनहेंज जो है 20 से 40 टन के वहां पे पत्थर है, जो कि 20,000 से 35,000 किलो होता है। जो हेवीएस्ट पत्थर है दैट इज हील स्टोन। 35,000 किलो का हील स्टोन ऐसे उठा के सीधा रख देना, लाखों साल पहले, जो आज अभी भी करने में ह्यूमन टेक्नोलॉजी को मौत आई। तो क्या हम तब बहुत ज्यादा एडवांस थे? तो ये सब हमें पढ़ाया क्यों नहीं जाता? इस पर डिबेट क्यों नहीं होती? शायद क्योंकि इनको खुद को आंसर नहीं पता, क्योंकि आज भी हमारे साइंटिस्ट इसके जवाब नहीं ढूंढ पाए। इस पर रिसर्च चल रही है। और अगर आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन मिली और आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने लग गए हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई, एंड शेयर विद एवरीबॉडी जिनको आपको लगता है कि सीखने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री से ज्यादा मिस्टीरियस इस दुनिया में कुछ भी नहीं है।